गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सक्सेस पॉइंट इंडिया चैनल के इस जीके क्विज कार्यक्रम में। कैसे हैं आप? चलिए, बहुत बढ़िया, सभी लोग जुड़ जाइए। इसके बाद शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में आपके सामने पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि मृच्छकटिकम नामक साहित्यिक कृति के लेखक कौन थे। मृच्छकटिकम नामक साहित्यिक कृति के लेखक कौन थे? श्रीहर्ष, कालिदास, चाणक्य या फिर शूद्रक। और प्यारे अभ्यर्थियों, इसमें से सही आंसर आपको बताना है। और बात करें अगर देखिए सही उत्तर की, तो सही उत्तर होगा आपका शूद्रक। सही उत्तर क्या होगा आपका? शूद्रक, यानी कि श्रीहर्ष, कालिदास, चाणक्य और शूद्रक में से सही उत्तर होगा प्यारे अभ्यर्थियों आपका शूद्रक। मृच्छकटिकम की बात करें अगर प्यारे अभ्यर्थियों, तो यह एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। शूद्रक द्वारा रचित इस नाट्य ग्रंथ को गुप्तकालीन सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी के रूप में इसको देखा गया है। यानी कि बात करें कि ये मृच्छकटिकम जो कृति है आपके शूद्रक द्वारा रची गई, इसमें क्या है कि गुप्तकालीन सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? रेलवे ग्रुप डी 2020 में पूछा गया इसे। वॉरेन हेस्टिंग्स, क्लाइव रिपन या फिर वेलेस्ली। और प्यारे अभ्यर्थियों, बिल्कुल सिंपल, आपको पता होगा कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना गया? आपके लॉर्ड रिपन को माना गया। लॉर्ड रिपन की बात करें तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन की नींव पड़ी थी, जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। प्यारे अभ्यर्थियों, बात करें तो जनगणना का जो कार्य था वो भी आपके लॉर्ड रिपन के ही शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आ जाओ अगले प्रश्न में। भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? SSC GD 2021 से पूछ रहा कि भारत में नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ? 1951, 1955, 1959 या फिर 1964। और बात करें प्यारे अभ्यर्थियों सही आंसर की, तो सही उत्तर होगा आपका 1955। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बात करें अगर प्यारे अभ्यर्थियों, तो देखिए संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 के बीच में, भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 के बीच में नागरिकता का प्रावधान दिया गया। प्यारे अभ्यर्थियों, भारत में देखिए दोहरी जो नागरिकता है, डुअल सिटीजनशिप, तो इसका प्रावधान भारत में नहीं है। यानी कि बात करें तो भारत में नागरिकता का जो नागरिकता अधिनियम है वो आपका 1955 में पारित किया गया था। यानी कि बात करें प्यारे अभ्यर्थियों, भारत में नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1955 में पारित किया गया। यह अधिनियम जो है तो नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीकों को निर्धारित करता है। यानी कि 5 तरीकों से भारत की नागरिकता को सुनिश्चित किया जा सकता है। जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से या फिर क्षेत्रों का समावेशन से। यानी कि अगर क्षेत्रीय समावेशन है तो भी आपको जो है तो भारत की नागरिकता का अधिकार प्राप्त होगा। क्लियर है? तो और भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में आपको पता होगा कि नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। और भारतीय नागरिकता अधिनियम आपका 1955 में पारित किया गया था। अगले नंबर पर आते हैं। एल नीनो का तात्पर्य क्या? उच्च वायुदाब, कम वायुदाब, गर्म जलधारा या फिर दाब जलधारा। इसका क्या तात्पर्य है प्यारे अभ्यर्थियों? बात करें अगर कि एल नीनो का क्या तात्पर्य है, तो प्यारे अभ्यर्थियों बात करें अगर एल नीनो का मतलब क्या है, तो सही उत्तर होगा प्यारे अभ्यर्थियों आपका गर्म जलधारा। गर्म जलधारा की बात करें अगर प्यारे अभ्यर्थियों एल नीनो की बात करें, तो यह एक जलवायु पैटर्न है। भूगोल में पढ़ते हैं हम इसको जब एल नीनो को, तो यह एक जलवायु पैटर्न है जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में एक सतही जल के असामान्य रूप से ताप की स्थिति को दर्शाता है। यानी प्रशांत महासागर में जो सतही जल है उसके असामान्य रूप से ताप को दर्शाता है, यानी गर्म जलधाराओं को दर्शाता है। यह एक जटिल मौसम तंत्र होता है जिसे हम एल नीनो के नाम से जानते हैं। यह एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 वर्ष के बाद में प्रकट होता रहता है। हर 5 साल या 10 साल के अंतराल में ये धीरे धीरे प्रकट होता रहेगा। इसके कारण जो है तो संसार में के विभिन्न भागों में मतलब अलग अलग तरीके की अवस्थाएं आती रहती हैं, जैसे आपकी सूखा है, बाढ़ है, या फिर मौसम की जो अलग अलग जो चरम अवस्थाएं होती हैं मौसम की, ये अवस्थाएं इसी आपके एल नीनो के कारण से ही हुआ करती हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब अगले नंबर पर आते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत की पंचवर्षीय योजना, पूछा गया है कि भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था। उस रूसी नेता का नाम बताइए जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया हो। ये पूछा गया यूपी ट्रिपल लोअर 2019 में। व्लादिमीर लेनिन, जोसेफ स्टालिन या फिर ब्रेजनेव या फिर निकिता ख्रुश्चेव।
कौन सा उत्तर सही है प्यारे अभ्यर्थियों? तो बात करें प्यारे अभ्यर्थियों कि देखिए जो भारत में जो चलने वाली जो पंचवर्षीय योजना है, इन पंचवर्षीय योजनाओं को हमने रूस से लिया था, रूस से अपनाया था, ठीक है। और जो रूसी नेता है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था वो थे आपके जोसेफ स्टालिन महोदय। तो यानी कि जो जोसेफ स्टालिन महोदय हैं, इनकी बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो ये एक प्रसिद्ध रूसी राजनेता हैं जिनका कार्यकाल आपका 1922 से लेकर के 1953 तक रहा है। इन्होंने पहली बार 1925 में 1925 में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को रूस में लागू किया था। यहाँ तक क्लियर हुआ? 1925 में इन्होंने लागू किया जोसेफ स्टालिन ने, कहाँ पर? रूस में। अगले नंबर पर आ जाओ। पूछा गया आपसे कि पेनिसिलिन जिसे एंटीबायोटिक के रूप में जाना जाता है इसे कहाँ से प्राप्त किया जाता है? लाइकेन, कवक, शैवाल या फिर बैक्टीरिया। यानी जो आपका पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक के रूप में जानते हैं पेनिसिलिन को, इसे कहाँ से प्राप्त किया जाता है प्यारे अभ्यर्थियों? तो सही उत्तर होगा आपका कवक। बी ऑप्शन आपका प्यारे अभ्यर्थियों बिल्कुल सही होगा। कवक की बात करेंगे तो देखिए जैसे बात करें पेनिसिलिन की, तो पेनिसिलिन जो है तो जीवाणुरोधी दवाओं का एक समूह होता है, यानी एंटीबायोटिक जो मेडिसिन है उनका एक समूह होता है जो कि जीवाणुओं की एक विस्तृत श्रृंखला पर एक हमला करता है, एक अटैक करता है, यानी जो आपके बैक्टीरिया हैं इन पर हमला करता है। इसे मतलब कि इसे पेनिसिलियम कवक से प्राप्त किया जाता है। हमेशा याद रखिएगा कवक से तो प्राप्त किया जाता है, लेकिन कौन से कवक से प्राप्त किया जाता है? तो वो आपका है पेनिसिलियम कवक से प्राप्त किया जाता है। ये बात करें प्यारे अभ्यर्थियों पेनिसिलिन की खोज की, तो पेनिसिलिन की जो खोज है इसका श्रेय जाता है आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को दिया जाता है, इसका श्रेय। यहाँ तक क्लियर हुआ? अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न है आपके सामने कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को किस वर्ष में भारत रत्न प्रदान किया गया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को किस वर्ष में भारत रत्न प्रदान किया गया था? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 ने पूछा इसे, और सही उत्तर होगा प्यारे अभ्यर्थियों आपका 1949, 1969, 1956, 1990 आपका प्यारा अभ्यर्थी बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी कि 1990 ईस्वी में आपके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों बाबा साहब की, तो डॉक्टर बाबा साहब यानी कि भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न का जो अवार्ड था ये आपका 1990 में प्रदान किया गया। ये संविधान सभा के प्रारूप समिति की यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के आपके अध्यक्ष थे तथा स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री यानी कि कानून मंत्री भी रहे हैं। इन 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बाबा साहब के जन्म स्थान की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो मध्य प्रदेश के इंदौर के महू गाँव में हुआ था। अगले नंबर पर आ जाओ। उत्तर प्रदेश में पहली बार प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2018 ने पूछा इसे कि उत्तर प्रदेश में पहली बार प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी या फिर आपके मदन मोहन मालवीय या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। और प्यारे अभ्यर्थियों बात करें सही उत्तर की कि उत्तर प्रदेश में पहली बार प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो सही उत्तर होगा प्यारे अभ्यर्थियों आपका मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो देखिए उत्तर प्रदेश में आपका 1887 ईस्वी में जब पहली बार हिंदुस्तान समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था तो उस समय हिंदुस्तान के संपादक के रूप में आपके महामना मदन मोहन मालवीय जी थे। मालवीय जी के जन्म की बात करें तो इनका जन्म प्यारे अभ्यर्थियों प्रयागराज में हुआ था, 1861 में हुआ था और इन्होंने 1916 में BHU की स्थापना की थी। कब की थी? 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU 1916 बाई महामना मदन मोहन मालवीय। यहाँ तक क्लियर हुआ? अगले नंबर पर आ जाएं तो उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1950, 1960, 1965, 1970। और प्यारे अभ्यर्थियों बात करें तो उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो सही उत्तर होगा आपका बी ऑप्शन यानी 1960 यानी कि 1960 में 1960 में उत्तर प्रदेश में क्या हुआ कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की थी। बोर्ड के अगर उद्देश्य की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों कि उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना क्यों की गई थी, इसके क्या उद्देश्य थे प्यारे अभ्यर्थियों, तो बात करें तो देखिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे उद्योगों को लगा करके तथा कम पूंजी में निवेश करके उद्योगों को स्थापित करके अधिक से अधिक रोजगार का सृजन करें और जो छोटे छोटे स्तर पर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं इन ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करें, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का एक प्रयास करें। ठीक है, ये था प्यारे अभ्यर्थियों आपके उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना का पूरा मामला। अगले प्रश्न पर आ जाएं तो अगला प्रश्न प्यारे अभ्यर्थियों आपका करंट अफेयर का और ये पूछ रहा है प्यारे अभ्यर्थियों आपसे कि हाल ही में भारतीय नौसेना की महिला पायलट हेलीकॉप्टर कौन, मतलब कि पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी थी? हाल ही में
तो प्यारे अभ्यर्थियों मोना सिंह, अनामिका बी राजीव, प्रिया पाल या फिर अर्चना कपूर। और यहाँ पे बात करेंगे प्यारे अभ्यर्थियों तो अभी हाल ही में अनामिका बी राजीव ने भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। प्यारे अभ्यर्थियों बात करें तो देखिए सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव, सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव ने क्या किया कि भारतीय नौसेना में हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली पहली महिला बनकर के INS राजली अरुकोडम में एक इतिहास रचा है। प्यारे अभ्यर्थियों बात करें सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव की तो उन्होंने यह उपलब्धि 102वें हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग की पासिंग आउट परेड के दौरान हासिल की है। आपके अनामिका बी राजीव, हमेशा याद रखिएगा कि रिसेंटली भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है तो वो है अनामिका बी राजीव, सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव। अगले नंबर पर आते हैं और आज का अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में प्रेम सिंह तमांग किस हिमालयी राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर मेघालय। और प्यारे अभ्यर्थियों बात करें तो प्रेम सिंह तमांग किस हिमालयी राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं तो सही उत्तर होगा प्यारे अभ्यर्थियों आपका सिक्किम। किस राज्य के? सिक्किम के। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप सभी लोग प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें सिक्किम राज्य के जो मुख्यमंत्री के रूप में नई शपथ ली है जिन्होंने, आपके बात करें प्यारे अभ्यर्थियों प्रेम सिंह तमांग की, तो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा यानी SKM के पार्टी के प्रेम सिंह तमांग ने 10 जून को अपने दूसरे कार्यकाल के लिए सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। प्यारे अभ्यर्थियों बात करें तो 56 वर्षीय प्रेम सिंह तमांग ने नेपाली भाषा में शपथ ली है। जो सिक्किम के राज्यपाल हैं प्यारे अभ्यर्थियों बात करें तो सिक्किम के जो राज्यपाल हैं आपके लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, तो सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने 56 वर्षीय प्रेम सिंह तमांग को मुख्यमंत्री के पद के रूप में एक गोपनीयता की एक शपथ दिलाई है। यहाँ तक क्लियर हुआ प्यारे अभ्यर्थियों। बात करते हैं प्यारे अभ्यर्थियों आज के सवाल कार्यक्रम की। उससे पहले हम बात करें कल के सवाल की, तो कल का सवाल था आपके सामने प्यारे अभ्यर्थियों कि बड़ा परिचय पुस्तक के लेखक कौन है? और बड़ा परिचय पुस्तक के लेखक के अगर सही उत्तर की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो सही उत्तर है आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और सबसे तेज और सही उत्तर देने वाले हमारे टॉप 5 एस्पिरेंट्स हैं आकांक्षा, सीलू, शिवानी, रेशमा और आरती शिवरे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब प्यारे अभ्यर्थियों बात करते हैं आज के सवाल कार्यक्रम की। तो आज के सवाल कार्यक्रम में आपके सामने पहला ये सवाल है आज का प्यारे अभ्यर्थियों की राकेश शर्मा। देखिए बात करते हैं सबसे पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है तो राकेश शर्मा है। ध्यान से सुनिएगा, राकेश शर्मा ने जिस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की यात्रा की थी उस अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने जिस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की यात्रा की थी, स्पेस की यात्रा की थी, उस अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? सोयूज T11, रॉकवेल X30, स्पाइरल EPOS या फिर मरकरी एटलस 9। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ ऑप्शन, सोयूज T11 या रॉकवेल X30 या स्पाइरल EPOS या फिर मरकरी एटलस 9। प्यारे अभ्यर्थियों सबसे तेज और सही उत्तर देने वाले 5 अभ्यर्थियों को शामिल करते हैं हम अपने इस आज के सवाल कार्यक्रम में। मिलते हैं आपसे प्यारे अभ्यर्थियों कल बिल्कुल इसी समय बिल्कुल, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद।